और मैं आज आपके बीच एक टॉपिक होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो कि पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग के अंतर्गत आता है। उसके लिए मैं आपके बीच एक प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं जो कि पूरी तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी। तो हम बात करते हैं पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हिस्ट्री के ऊपर। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब होता है स्ट्रक्चर है, कैरेक्टराइजेशन है, जो कि एजुकेशन के बारे में बताता है। इसको 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा बेंजामिन ब्लूम जो थे, उन्होंने एक कमिटी थी जो कि टेक्सोनॉमी के ऊपर काम करती है और एजुकेटर्स के लिए और जो सर्कुलम बनाते हैं एग्जामिनेशन का, उनके साथ मिलकर एक डिसीजन लिया था कि हम किस तरीके से एजुकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक बना सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का आविष्कार किया, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेंजामिन ब्लूम के नाम पर ही आधारित है। अब हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब होते हैं कि उसकी क्या विशेषताएं हैं और हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से और क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है डेवलप डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि अलग अलग थिंकिंग की डेवलपमेंट करना किसी भी स्टूडेंट के अंदर। जैसे एक होता है आप फैक्ट रटा रहे हैं किसी स्टूडेंट को, तो फैक्ट रटाने से अगर हम उस बच्चे के अंदर एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करें जिससे उस बच्चे को सोचने में समझने में हेल्प मिले, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो क्या अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के माध्यम से हम किसी भी स्टूडेंट के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ थिंकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, जिससे कि उसकी एनालिटिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बढ़े। इसके अलावा टीचिंग इफेक्टिवनेस, टीचिंग के जरिए को भी इंप्रूव करना है। जैसे पहले स्टूडेंट टीचर्स जो थे अकेले फैक्ट रेडी कराते थे, लेकिन आज के समय जो टीचर्स हैं वो मोस्टली स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच करा रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट और ज्यादा गेन नॉलेज करता है। और क्या हो सकता है, असिस्टेंट राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बात करती है। इनहेंस असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। पहले क्या होता था कि आप अधिकतर स्टूडेंट जो होते थे वो साल में एक बार पेपर देते थे, लेकिन आजकल का जो पैटर्न हो चुका है वो तो बदल चुका है। आज किसी भी सर्कुलम में, किसी भी करिकुलम में जो जब स्टडी होती है, जब आपका जो स्टडी स्टार्ट होती है, तो हर एक इंटरवल के बाद यूनिट टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होते हैं। अलग अलग तरीके से फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकंड टर्म होते हैं, थर्ड टर्म होते हैं, जिसके द्वारा अलग अलग तरीके से बच्चों से असेसमेंट लिया जाता है और एवोल्यूट किया जाता है कि क्या वो जो भी चीज वो पढ़ रहे हैं, क्या वो उसको एडॉप्ट कर पा रहे हैं, क्या वो उसको जनरेट अपने अंदर न्यू आइडियाज कर पा रहे हैं। इसी के लिए एक एनहेंस तरीके से और एसेस किया जाता है ब्लूम्स इकोनॉमी के माध्यम से, जिससे को हमें ये पता चलता रहे कि जो बच्चे के अंदर बच्चे को जो भी दिया जा रहा है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इसके अलावा बच्चे के अंदर एक ऐसी थिंकिंग डेवलप करना, मान लीजिए हम कोई बच्चे को हमने कोई प्री डिफाइंड नॉलेज बच्चे को दे दी, अब क्या बच्चा उस नॉलेज के ऊपर अपनी न्यू आइडिया डेवलप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी ब्लूम्स इकोनॉमी ध्यान रखती है कि बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग डिफाइन करना, क्रिएटिव थिंकिंग को एनहेंस कराना, जिससे कि बच्चे के अंदर जो उसकी जो सारी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, सारी गुणवत्ता है, सारी उसकी बाहर निकले, जैसे कि वो सोचने की, समझने की क्षमता उसकी विकसित हो। इसके अलावा सर्कुलम प्लानिंग, जब भी कोई सेशन स्टार्ट होता है, तो हम कोई भी टीचर या कोई भी मैनेजमेंट उस सेशन में पहले से एक सर्कुलम क्रिएट कर देते हैं कि ये कंपटीशन होंगे, ये असेसमेंट होगा, ये प्रैक्टिकल होंगे, ये वाइवा होंगे, जिससे कि उस पूरे स्टूडेंट का एक सभी तरीके से विकास हो पाए। तो ये भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया है। इसके अलावा वो जो मैं सबसे पहले मैंने बात की जिसके बारे में, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, पूरा का पूरा जो अप्रोच है वो स्टूडेंट सेंटर्ड के लर्निंग के लिए है, इस पर हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम्स ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को 3 तरीकों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, उसके बाद हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन की, उसके बाद हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन की। तो अगर हम बात करते हैं कि लाइन में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है थिंकिंग, मतलब आप सोचने की क्षमता। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है फीलिंग, आप क्या महसूस कर पा रहे हो। और साइकोमेट्रिक डोमेन मतलब होता है आप इंप्लीमेंट कितना कर पा रहे हो। तो इन 3 चीजों पर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर। जैसा आपको आपको बताया लिख रहा है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो बेंजामिन ब्लूम में 1956 में दिया गया था। इसका जो मेन जो सेंटर है वो क्या है, बच्चों के अंदर नॉलेज को प्रदान करना, उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, मतलब जो सोचने की क्षमता है उसको विकसित करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को पढ़ना, ये इसका मेन मोटो है। इसमें
कुछ अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके हम बारे में बात करेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर टोटल 6 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है कि आप स्टूडेंट को कितनी नॉलेज दे पा रहे हो, कितने फैक्ट्स आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो, ये होती है नॉलेज प्रोवाइड करना। सेकंड हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन। अब आपने उस बच्चे को जो नॉलेज दे दी, अब क्या बच्चा उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है, मतलब आपने बहुत सारी चीज को बच्चे को प्रदान कर दी। आपने एक उदाहरण देके समझाते हैं कि आपने मान लीजिए न्यूटन के बारे में सब समझा दिया बच्चे को कि न्यूटन ये था, न्यूटन के ग्रेविटेशन का उन्होंने सिद्धांत ऐसे दिया, F बराबर m1 m2 r स्क्वायर, ये सब दिया। तो अब आपने उसको अलग अलग इंडिविजुअल चीजें दी, इंडिविजुअल आपने फैक्ट दिए, तो क्या वो उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है व्यवस्थित तरीके से, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेशन। अब आपने जो उसको चीज दी, तो क्या वो उसको नई सिचुएशन में, नए आइडियाज में अप्लाई कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि अब आपने कोई भी इसको चीज दिया या कोई भी आपने उसको नॉलेज दी, तो क्या उसको ब्रेक कर पा रहा है। संधि इसको हम कहते हैं संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद करने का मतलब ये होता है कि किसी बड़े टॉपिक को आप इंडिविजुअल इतना काट दीजिए कि उसके टर्म को समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है या बहुत बड़ा कोई फैक्ट्स है, तो उसको आप हर एक पॉइंट एनालिसिस कर रहे हो कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, अब आपने जो एनालिसिस किया, जो आपने पॉइंट्स को ब्रेक कर दिया, अब आपने उन सबको जोड़ा, तो जुड़ने के बाद आपको क्या कोई न्यू आइडिया मिल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस। और एवोल्यूशन का मतलब होता है कि अब आप उसको जज कर रहे हो, जज इन द सेंस वो असेस कर पा रहे हो कि सही है कि नहीं, इसको हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। ये 2001 तक ये टेक्सोनॉमी चला। इसके बाद इस 2001 में कॉग्निटिव डोमेन को, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को रिवाइज कर दिया गया और कैटेगरी 6 ही रखी गई, लेकिन इसमें नई कैटेगरी जोड़ दी गई जिसको इसका नाम रखा गया क्रिएट। तो शुरुआत करते हैं पहली कैटेगरी, जिसका नाम है रिमेंबर। रिमेंबर जो हम वहां पर नॉलेज पढ़ के आए हुए हैं, आप देख रहे हैं हमने नॉलेज पढ़ी है, वो बिल्कुल एज इट इज सेम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर हम किसी भी स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम उस बच्चे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं फैक्ट्स के रूप में। फिर क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पर कंप्रेhension समझाता है, यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग समझी है। अंडरस्टैंडिंग वो कैटेगरी होती है कि जो आपने बच्चे को प्रोवाइड किया, जो आपने किसी स्टूडेंट्स को आपने जो फैक्ट्स दिए या जो आपने उसको जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, क्या वो उसको समझ पा रहा है, क्या उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उसको वो समझ सके, उसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग करना। फिर हम कहते हैं उसको अप्लाई करना। अप्लाई मतलब क्या होता है, जो उसने किया क्या वो उसको अप्लाई कर पा रहा है, उस नॉलेज को क्या उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं अप्लाई करना। एनालिसिस मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना। अब आपने जो उसको प्रदान किया, क्या उसके ऊपर आपने उस नया चीज उसने कोई स्टूडेंट ने बनाई, तो वो क्या एनालिसिस कर पा रहा है उसके प्रति, उसको हम लोग कहते हैं एनालिसिस। एवेल्यूट करना और क्रिएट करना। एवेल्यूट मतलब क्या होता है, आपने जो भी आप चीज बना रहे हो, स्टूडेंट को दे रहे हो, उसको एवेल्यूट कर रहे हो कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा सही करने के बाद क्या वो उसके ऊपर अपने आइडिया डेवलप कर पा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिएट। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हायरार्की है जो 2001 में रिवाइज की गई थी। इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं क्रिएट नाम का। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो उससे क्या वो न्यू आइडिया डेवलप कर पा रहा है, इसका मेन फोकस इस पर डेवलप करता है। सबसे अच्छा उदाहरण मेरे को दिमाग में आता है कि जैसे आप न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं, न्यूटन ने बताया कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन का नियम दिया, तो अब आप उस ग्रेविटेशन के नियम को क्या अलग अलग जगह पर अप्लाई कर पा रहे हो, वो उसका मेन मोटो है। मतलब आपके पास जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप नई नॉलेज में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं क्रिएट करना, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फैक्ट्स तो एक बम्बार्डिंग की तरह होता है, जितना ज्यादा फैक्ट्स देते जाओगे, फैक्ट्स के साथ अगर बच्चे को आप इंप्लीमेंट करना सिखा देते हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। अब हम बात करते हैं, ये उसी के बारे में एनालिसिस है। अब हम सेकंड बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन को डेवलप किया था डेविड क्रोथहोल ने। इसका जो मेन कंसर्न रहता है, इसका जो मेन फोकस रहता है, वो डेवलप रहता है एटीट्यूड वैल्यूज के साथ। मतलब उस स्टूडेंट्स के अंदर आप क्या डेवलप वैल्यू इंटरेस्ट करा रहे हो, क्या वैल्यू आप उसके अंदर डेवलप कर रहे हो कि जिससे कि आपने जो उसको इंफॉर्मेशन दी वो उसको यूज कर पा रहा है कि नहीं कर पा, इसको हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। पहले हमने बात की कॉग्निटिव डोमेन की। कॉग्निटिव डोमेन बात करता है हेड, आपने उसको समझा कि नहीं समझा। सेकंड अपन बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की, अब आप उसको फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, उसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। इसकी भी कुछ कैटेगराइजेशन है। सबसे अपन पहले बात, इसको भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी इसकी रिसीविंग करना। मतलब आप जो बच्चे को दे रहे हो, जो भी आप स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, क्या वो रिसीव कर पा रहा है, क्या वो इसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं रिसीविंग करना। फिर होता है रिस्पोंड करना। देखिए ये अधिकतर मैं एग्जांपल देता रहता हूँ, हर जगह देता हूँ। किसी भी पढ़ाने वाले के स्टूडेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव लर्नर, एक होता है पैसिव लर्नर, एक होता है ओवर स्मार्ट लर्नर। एक्टिव लर्नर क्या होता है कि आपने किसी टीचर ने कोई टॉपिक समझाया, उस स्टूडेंट ने उस टॉपिक को समझा, उसके ऊपर पॉजिटिव आंसर आया, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव लर्नर।
दूसरा होता है पैसिव लर्नर, किसी आपने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया, बस वो सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, सुनता जा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो होता है पैसिव लर्नर। और तीसरे बड़े खतरनाक स्टूडेंट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओवर स्मार्ट लर्नर। ये वो लर्नर होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आए चाहे नहीं आए, उनको तो रिस्पॉन्ड करना ही है, नेगेटिव तरीके से करना है। तो किसी भी टीचर की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि तीनों श्रेणी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको किसी भी टॉपिक को डिलीवर करना है, कि जिससे कोई भी बच्चा, चाहे पैसिव लर्नर हो, चाहे एक्टिव लर्नर हो, चाहे वो स्मार्ट लर्नर हो, वो अपने आप को क्लास से अलग नहीं समझे, अपने आप को क्लास से डिलीनेट नहीं करे। इसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग, मतलब आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो, क्या उस बच्चे को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। थर्ड होता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन मतलब होता है कि आप जो वैल्यू सिखा रहे हो, क्या उस वैल्यू को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए हॉनेस्ट, ईमानदारी एक वैल्यू है, तो वो उसको फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वैल्यूज। इसके अलावा क्या कह रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा वर्ड है, अगर एक एथिकल वे में कहें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो किसी के अंदर वैल्यूज है, क्या वो उसको इंटीग्रेट कर पा रहा है। मान लीजिए उसके अंदर इंटीग्रिटी है, मान लीजिए उसके अंदर एथिक्स है, मान लीजिए उसके अंदर हॉनेस्टी है, तो क्या वो इन सबको इंटीग्रेट कर पा रहा है, सबका इस्तेमाल एक साथ कर पा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? सभी चीजों का मिश्रण व्यवस्थित रूप से, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना। थर्ड क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं, मैं अधिकतर देता हूं, आप अगर कोई भी अगर तैयारी वगैरह करता होगा या नहीं करता होगा तो देखता होगा कि हम लोगों की, जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल पर जाते हैं तो हमको सबको पता होता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर जंप करना वायलेशन है हमारे लॉस का, लेकिन हम तब भी करते हैं। तो हमको ये पता नहीं होता है क्या? बिल्कुल पता होता है। तो पता होना वैल्यू है, आपको पता है कि हमें ट्रैफिक क्रॉस नहीं करना है, वो वैल्यू है। लेकिन जब उस वैल्यू को आप फॉलो करते हो, उसको हम लोग इंटीग्रिटी कहते हैं, उसको हम लोग कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब जो आपके अंदर वैल्यूज है उसको आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ये एक अफेक्टिव डोमेन, इसको हम बताते हैं हार्ट के द्वारा, मतलब हार्ट इन द सेंस ऑफ, यहाँ पर दिल की बात नहीं करिए, दिल मतलब होता है कि आपको जो बताया जा रहा है स्टूडेंट को, वो कितना सेंस कर पा रहा है, कितना उसको फील कर पा रहा है, इसको कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। अगर ये उसका प्रामाण्य और एक अच्छा उदाहरण मेरे को भी दिख रहा है, जिसे रिसीविंग मतलब क्या होता है? मान लीजिए किसी टीचर ने आपको इन्फॉर्मेशन दी, रिस्पॉन्डिंग क्या हुआ? उस स्टूडेंट ने उसको सुन के उसके ऊपर आंसर पूछे या क्वेश्चन पूछे। वैल्यूइंग क्या हुआ? अब उसने जो सवाल पूछे वो हॉनेस्टली पूछे कि नहीं पूछे, ईमानदारी से पूछे, वो वैल्यू कहलाती है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? जो उसने सवाल पूछे वो क्रमबद्ध तरीके में पूछे, ऐसा तो नहीं पूछा कि कहीं का कहीं पूछा कहीं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? जो उसके अंदर वैल्यूज है, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो ये हमारा है सेकंड डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। लास्ट डोमेन की हम बात करते हैं जो कि है साइकोमोटर डोमेन। अब आप अधिकतर अपन सोचते हैं कि अपन ने कोई चीज सोच ली, तो वो तो आपका हो गया कॉग्निटिव डोमेन। अब आपने उसको महसूस भी कर लिया, तो उसको अपन अफेक्टिव, अब उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, उसी के अपन डिस्कस करते हैं साइकोमोटर डोमेन, जिसको अपन बात करते हैं स्किल्स डोमेन के बारे में। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सोचा, आपने जो एबिलिटी दी, आपने जो एबिलिटी आपके अंदर है, तो क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, उसको हम लोग कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। जिसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी की बात करते हैं, परसेप्शन, सेट, गाइड। परसेप्शन मतलब क्या होता है? परसेप्शन मतलब होता है कि आपको बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले आप तो समझ लीजिए। अगर सभी लोग सभी के अधिकतर आजकल नॉर्मली कार तो सबके पास होती है, एक कार के उदाहरण से आप पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, गजब तरीके से समझाऊंगा, बस ध्यान रखिएगा, भटकना नहीं है, प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखिए। परसेप्शन का मतलब होता है कि आपको जो सिखाया गया वो आपके पास नॉलेज है। सेट का मतलब होता है अब आपको जो सिखाएगा उसको आपको एक्ट करना है। गाइडेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि आपको जो सिखाया गया उसको आपको किसी के गाइडेंस में करना है, अपने मन से नहीं करना है। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को बार 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 करते हैं तो आपके अंदर हैबिचुअल डेवलप हो जाती है कि ये तो हम रोजाना करते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें आपको जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ पा रही है, आपको आवश्यकता पड़ रही है, तो आपने अपने अंदर स्किल ऐसी डेवलप की है कि जिसके द्वारा आप आसानी से उस कॉम्प्लेक्स चीजों को भी सुलझा सकते हो। उसके बाद होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब होता है समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना। जैसे मान लीजिए अपन ठंड है तो अपन रजाई ओढ़ते हैं, गर्मी हो तो अपन हाफ शर्ट स्लीव्स वाले कपड़े पहनते हैं। क्यों करते हैं? समय के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार आप अपने आप को क्या कर रहे हो? अडेप्ट कर रहे हो, बदलते जा रहे हो। थर्ड होता है ओरिजिनेशन। जैसे मतलब होता है आप उससे नया पैटर्न बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, आप आसानी से समझ जाएंगे सभी लोग। अगर किसी ने कोई भी मैकेनिक वाला बंदा होगा, आप उसके पास जाइए,
जो कोई भी बंदा होता है, कभी नया लड़का जब किसी मैकेनिक के पास जाता है तो वो पहले तो क्या करता है, पहले वो अपने मालिक को देखता है कि अपना मालिक कर क्या, इसको हम लोग कहते हैं परसेप्शन। मतलब वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है देखने के लिए कैसे हमारा जो मालिक है वो कैसे काम कर रहा है। फिर होता है सेट। अब उसने जब सीख लिया तो अब वो प्रयास करता है, थोड़ा थोड़ा पंचर खोलेगा, कहीं कुछ करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सेट करना। थर्ड होता है गाइडेड रिस्पॉन्स। अब जो लड़का है जो भी वो करता है वो अपने किसके अंडर में करता है, अपने मालिक के देखरेख में करता है। वो पंचर खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं गाइडेड रिस्पॉन्स। मैकेनिज्म क्या होता है, 1 साल 2 साल के बाद अपने आप, मतलब 1 साल 2 साल का उतना हैबिचुअल हो जाता है कि फिर उसको मालिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लीजिए पंचर छुड़वाने आया तो डायरेक्ट उसने खोल दिया तो उसको मालिक की आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब वो क्या हो गया, अब उसने अपने अंदर एक ऐसे मैकेनिज्म डेवलप कर लिया कि वो अपने हैबिचुअल हो गया है सब कुछ करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। अब एक दिन ऐसा आता है कि मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो उसके अंडर में नहीं है, लेकिन उसने सीखा हुआ है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसी का प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज का इस्तेमाल करते नए अपने अंदर स्किल को डेवलप करता है। उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। अगला टॉपिक आता है एडेप्टेशन। अब आपने जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ रही है तो आप क्या करते आ रहे हो, अलग अलग कंडीशनों के साथ, अलग प्रॉब्लम के साथ क्या होते आ रहे हो, फैमिलियर होते आ रहे हो। इसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। और लास्ट में होता है ओरिजिनेशन। अब आपने सब कुछ सीख लिया तो अब कोई जब भी कोई नया प्रॉब्लम आई तो उसको आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। इसको कहते हैं हम साइकोमेट्रिक डोमेन। मतलब जो भी आपने सोचा, जो भी आपने महसूस किया, उसका इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में वैसे तो 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया था, कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में और साइकोमोटर डोमेन में। लेकिन हमारे बीच एक डोमेन और भी है जिसको हम 4th एच मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसका जहां पर एच मतलब होता है हेल्थ। अगर आपको जानते होगे तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 4 एच दिए गए थे। पहला एच डील करता है हेड के साथ, जिसको हमने कॉग्निटिव डोमेन बोला था। सेकंड एच डील करता है हार्ट के साथ, जिसको हमने अफेक्टिव डोमेन बोला था। थर्ड एच डील करता है हैंड के साथ, जिसको हमने साइकोमोटर डोमेन बोला था। और फोर्थ एच डील करता है हेल्थ के साथ, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेड के बारे में। तो हेड के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, हेड मतलब क्या होता है, नॉलेज की बम्बार्डिंग कराना, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी किसी स्टूडेंट के अंदर डेवलप करना और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ाना। इसके अलावा अगला है हार्ट। हार्ट मतलब होता है फील। किसी भी स्टूडेंट के अंदर ऐसी वैल्यूज, ऐसा इंट्रिंसिक डेवलप कर देना, एथिक्स डेवलप कर देना, वैल्यू डेवलप कर देना कि जो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको पालन करे, उसी के हिसाब से वो आगे बढ़े। थर्ड होता है आपका हैंड। हैंड मतलब होता है डूइंग। डूइंग मतलब क्या होता है, अब जो वो सोच रहा है, महसूस कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करे और उसी के हिसाब से वो आगे काम करे। फोर्थ होता है हेल्थ। हेल्थ मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपने सोच लिया, महसूस कर लिया, काम कर लिया, लेकिन हमें एक चीज याद रखना है, काम के साथ साथ अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना है, अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना है। तो इसलिए फोर्थ मॉडल को है एच। एच मतलब क्या होता है, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। इसके अलावा लाइफ स्टाइल आपको अच्छे से मेंटेन करना है। आपको फूड लेने हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट्स कम से कम लेना है, प्रोटीन मिनरल्स की मात्रा ज्यादा लेनी है अपने डाइट में। इसके अलावा आपकी बॉडी को फिजिकल मेंटेन करना है। इसको हम लोग कहते हैं हेल्थ। हेल्थ मतलब आप कैसे मेंटेन, किसी भी स्टूडेंट की, अगर आप जानते हो कि अधिकतर स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि किसी भी बच्चे की सार्वजनिक विकास के लिए या हर तरीके से विकास के लिए बच्चे का फिजिकल फिट रहना अति आवश्यक है। इसको हम कह सकते हैं बच्चे का स्पोर्ट्स में रहना अति आवश्यक है, जिसको हम हेल्थ के द्वारा समझ सकते हैं। तो ये 4 मॉडल है या 4 आर्किटेक्चर हैं जो ब्लूम्स ने दिए गए थे, हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। इसी के साथ आशा करता हूं आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी होगी। मेरा नाम दिव्यांग से